चलिए गाइस, आज आ गए हम आपके सामने वापस एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, जिसमें आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश हम कर रहे हैं हमारे बेसिक इंग्लिश पर, जिसके बिना आप इंग्लिश कभी सीख नहीं सकते हैं। तो आज अपनी जो हमारी बैच है, ऑफलाइन क्लासेस हैं जो हमारी चलती है, तो उन क्लासेस में आज एक हमारी अच्छी क्लास है, इवनिंग क्लासेस जो हमारी चल रही है। तो इस क्लास में काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं। तो इनका एक टॉपिक आज है हम क्लियर करने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये आप समझ लीजिए कि इंग्लिश जो है दो भागों में विभाजित है, दो भाग में ये डिवाइड है। फर्स्ट इज वर्ड्स एंड सेकेंड वन इज सेंटेंस। तो एक पार्ट जो है वर्ड्स का है, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, ये इंटरजेक्शन जो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होने के बाद में फिर हम सेंटेंस बनाते हैं, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और मैं समझ भी गया कि आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। हर व्यक्ति की शुरुआत बेसिक इंग्लिश से होती है। अगर बेसिक इंग्लिश, जिसे हमने बोला था पिछले वीडियो में, सर्वाइवल इंग्लिश बहुत जरूरी है। सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब होता है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी छोटे छोटे सेंटेंस या छोटे छोटे फ्रेज बोल करके हम इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके बाद में हमारी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी हमारी क्या है, हम नाउन को जाने, प्रोनाउन को जाने। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो बनता है सेंटेंस में, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, अथवा कोई एक वर्ब होती है, कोई एक्शन वर्ब होती है। जैसे व्यायाम करना एक अच्छी आदत है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग। व्यायाम करना एक अच्छी आदत है, व्हाट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश? व्यायाम एक अच्छी आदत है। हाँ, से लाउडली। एक्सरसाइज ए गुड हैबिट, हो गया ना। व्यायाम एक अच्छी आदत है। अब उसी में इसी लहजे को अगर हम चेंज करके बोले कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो क्या होगा? से लाउडली। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हो गया ना। वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है? इज के पहले, यानी वर्ब के ठीक पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद वर्ब, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। हम किसी सब्जेक्ट की, पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? एक वर्ब है। वॉकिंग ये गुड एक्सरसाइज है ना, वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो वॉकिंग यहाँ पर है आप की एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब भी हमारी सब्जेक्ट बन सकती है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज अ डेंजरस थिंग या बैड हैबिट, है ना। स्मोक, धूम्रपान बुरी चीज है। और आगे क्या हो सकता है जिसमें हम जीरण का प्रयोग करके बनाते हैं? होता है एनजी का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, वर्ब के माध्यम से बनाते हैं। क्या हो सकता है? टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। झूठ बोलना एक बुरी आदत है। तो झूठ बोलना, अब बोलना के लिए जो ना आएगा जीरण के माध्यम से, यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाएंगे, जिसको हम वर्ब के ठीक पहले लगा देंगे, तो वो क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन होता है, जो 5 प्रकार के नाउन है, या कोई प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है, ठीक है, समझ गए ना। कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई एक्शन वर्ब जो हमारी होती है, वही जाकर हमारा सब्जेक्ट बनता है। और सबसे पहले में सब्जेक्ट बताना जरूरी है, समझ रहे हैं ना बात को। तो हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो प्रोनाउन आज हमारा टॉपिक है, और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से अपना रिलेशन प्रकट करता है, अपना रिलेशन बताता, संबंध बताता है, ठीक है। इसका यूज सही कैसे करेंगे? अगर सही यूज उसका आपका आ गया, तो ये आता है फंक्शनल इंग्लिश में। फंक्शनल इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। एकेडमिक इंग्लिश में तो आप पढ़ते हैं ना, वो अलग चीज है। फंक्शनल इंग्लिश में बहुत सारे एरर्स आते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, एग्जाम के आप जद में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा एरर होता है वो होता हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित, जिसमें गलतियां स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। और ये नज़ारा आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी देखने के लिए। जो एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमारा सिंथेसिस टॉपिक होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस मिला करके एक सिंपल बनाते हैं, तो सिंपल हो गया। और 2 या 2 से अधिक सिंपल मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या 2 या 2 से अधिक सेंटेंस मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हम किसी नाउन प्रोनाउन की, जो हमारा नाउन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन बनता है, और ऑब्जेक्ट भी हमारा कोई नाउन प्रोनाउन ही अक्सर होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? इनकी विशेषता प्रकट हम करते हैं, इनका परिचय करवाते हैं, इनका रिलेशन बताते हैं।
अब देखिए ध्यान से, पहला हमारा सेंटेंस क्या है, आपको ध्यान देना होगा इन तीनों में। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हैं हु, उसके बाद में हुम, उसके बाद में विच। हु, हुम, विच, उसके बाद आखिरी बचा दैट। अब दैट पर पहुंचने के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा मेरे साथ में, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और सबसे सुपर टॉपिक जो है वो आपका है दैट। दैट एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक एक समझ लीजिए, लेकिन अगर इनको नहीं समझेंगे ना तो दैट भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है। देखिए हु और हुम जो लगता है, हो सकता है वीडियो में दिक्कत आती होगी, क्योंकि ये बोर्ड है, इस पर चमक भी है, फ्लैश लाइट पड़ रही है, ठीक है। फिर भी मेरे जो वॉइस है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इसको रीड आउट करूंगा और आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में पूरा आएगा। तो हु और हुम जो लगता है वो किसी व्यक्ति के लिए लगता है, किसी पर्सन के लिए लगता है। हु और हुम किसके लिए लगता है? व्यक्ति यानी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए लगेगा। उसके बाद विच जो लगा है, विच, विच किसके लिए लगता है? किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी जानवर यानी एनिमल के लिए, और किसके लिए? किसी थिंग के लिए, किसी एनिमल के लिए, और किसी एक्शन के लिए, ठीक है। किसी एक्शन के लिए भी हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग जो होता है वो दोनों के लिए होता है। ये देखिए लिखा बोथ, दैट का प्रयोग हम लोग दोनों के लिए करते हैं, यानी हु, हुम और विच, इन दोनों के लिए भी हम दैट का यूज कर सकते हैं। यानी पर्सन के लिए भी हो सकता है और किसी थिंग या जानवर या एक्शन के लिए भी हो सकता है। किसका यूज? दैट का। अब इसका हम एक एक करके समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस करना समझ लीजिए आत्महत्या करने के समान है। जो इसको नहीं पढ़ा उसकी जिंदगी बर्बाद है, मैं बताऊं आपको। मैं बहुत ही परेशान हूं, मैं इंटरमीडिएट स्तर तक की क्लास ले रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को, कौन से ऐसे टीचर थे जिन्होंने पढ़ाया आपको आता नहीं है यार। वीडियो पे सारे इतने सारे पढ़ते हैं विद्यार्थी, इतने सारे स्टूडेंट हैं, कमेंट नहीं करते, अजीब सी बात है। अरे आप बताओ तो कम से कम आपका लेवल क्या है। मैं एडवांस लेवल की इंग्लिश से लेकर के बेसिक तक पढ़ाता हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाता हूं। आप टॉपिक बताओ, बराबर क्लियर किया जाएगा, एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। कोई कहीं से ब्रह्मा बनकर नहीं आता। लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं तो कोई दूसरी तरीके से लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा। नदी होती है, उसमें जितने भी घाट होते हैं ना, वो सारे घाट होते हैं, नहाते उसी पर आप हैं, लेकिन नदी एक होती है। हर कोई सिखाएगा, बस सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका ही अलग होता है, वही सबसे बेहतरीन है। देखिए ध्यान से, तो हु और हुम ये व्यक्ति के लिए आता है, विच आपका आता है कोई थिंग के लिए, वस्तु के लिए, किसी एनिमल जानवर के लिए, और किसी एक्शन के लिए आता है। और दैट का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, यानी व्यक्ति हो तो भी, वस्तु हो तो भी। अब इसका देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है? आई नो द बॉय। ध्यान से देखिएगा कैसे रिलेशन हम प्रकट करते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई नो द बॉय, मेरा पहला सेंटेंस आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब ध्यान दीजिए, पहले मैं एक एक बारीकी सिखाता हूं, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो उसको 100% इंग्लिश आ जानी है, ये मेरा दावा है। बस यही हुआ कि मैंने बेसिक इंग्लिश लेकर स्टार्टिंग नहीं की, डायरेक्ट मैं एडवांस लेवल पर गया हूं। लेकिन मैं अब वापस आ रहा हूं, बेसिक से नीचे शुरू करूंगा, और गारंटी है 1 महीने के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपका लेवल अप हो जाएगा। तो आई नो द बॉय, अब यहां पर आई क्या है? आई होता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी वर्ब होती है, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई नो। उसके बाद क्या लिखा है? द बॉय। अगर आपने किसी भी नाउन पर इम्फेसाइज कर दिया, स्पेसिफिकली उसको आपने इम्फेसाइज कर दिया, विशेष रूप से आपने उस पर स्ट्रेस डाल दिया, दबाव डाल दिया। दबाव डालने के लिए हम किसी भी नाउन के पहले दी का या दा का प्रयोग करते हैं। दी कब बोला जाता है मालूम है आपको? दी बोला जाता है जब क्या होता है? वॉवेल होता है। जब वर्ड में पहला लेटर क्या होता है? वॉवेल होता है, उसको वॉवेल साउंड से हम प्रोनाउंस भी करते हैं, तो वहां पर दा नहीं बोला जाता बल्कि दी। जैसे आउल माने उल्लू होता ना, आउल, तो आउल को क्या बोलेंगे? दाउल बोलेंगे कि दी आउल बोलेंगे? दी आउल। आयरन है तो क्या बोलेंगे? दी आयरन। अब बॉय लिखा है, कैट लिखा है, तो द बॉय, द कैट। तो यहां पर जब दा लगा दिया हमने द बॉय, तो इसका मतलब है कि आप लड़के पर जोर दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही हम बोलेंगे द बॉय, इसका मतलब मैं किसी स्पेशल चीज पर फोकस डाल रहा हूं, मैं किसी स्पेशल चीज पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, दबाव देकर उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एलेबोरेट करना चाहता हूं, उसको विस्तार में वर्णन करना चाहता हूं, तब हो जाता है। जैसे मैं बोलूं द बॉय यू मेट यस्टरडे, द बॉय यू मेट यस्टरडे, यानी कहने का मतलब है द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे, जिसको तुम कल मिले थे, इज माई
इज माई क्या, फ्रेंड। जिस लड़के से तुम कल मिले मेरा दोस्त है। तो जिस लड़के से मिले, अब आपको अगर दबाव देकर बोलना है तो उसमें दा लगाइए, चाहे उसको दा पढ़ो चाहे दी पढ़ो। अगर वोवेल है तो आपको दी पढ़ना पड़ेगा। कंसोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट है लेटर का पहला अक्षर का तो हम क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। ऐसे यहां भी है, आई नो द बॉय, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो मीन्स मैं जानता हूं, किसे जानता हूं, द बॉय, यानी उस लड़के को। अब यहां पर उस लड़के को कहने के लिए आपको दैट बॉय लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूं जहां तुम पढ़ते थे, तो क्या होगा, आई स्टडी इन दैट स्कूल नहीं होगा, आई स्टडी इन द स्कूल इन विच यू स्टडीड, जिसमें तुम पढ़ते थे। आपको केवल दा लगा देना बस, THE, इसका मतलब उस हो जाएगा। स्पेशल उस पर दबाव देकर प्रेशर एक बना लेंगे कि मैं इसी के बारे में ज्यादा बोलना चाहता हूं। जिसके बारे में आप ज्यादा बोलना चाहते हो दबाव दे करके, जिसको हाईलाइट करना चाहते हो उस पर आप THE दा का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, ये वही लड़की है तो क्या होगा, दिस इज द गर्ल। मैं इसीलिए पहले भूमिका बांध रहा हूं पढ़ाने से पहले, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। यानी हम किसी पर दबाव देंगे फिर उसका संबंध किसी और से प्रकट करेंगे, समझ गए, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी को हाईलाइट करेंगे फिर उसका संबंध किसी और जगह से बताएंगे, या उसने जो कुछ भी किया होगा। भाई पहले सेंटेंस मैंने बोला आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब फिर उसी लड़के के बारे में आगे हमने बात किया, तो हमने किसके बारे में बात किया, सब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट के बारे में? सॉरी, बोलिए। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। चलिए पहला सेंटेंस ले लेते हैं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अगला देखिए लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इसी में है, द बॉय इज वेरी काइंड, द बॉय इज वेरी काइंड। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, द बॉय इज वेरी काइंड, लड़का बहुत ही दयालु है, लड़का बड़ा ही उदार है। ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूं, वो लड़का बड़ा ही उदार है, वो लड़का बड़ा ही उदार है, इसका मतलब वो लड़का। ठीक है, उस पर बराबर प्रेशर बना हुआ है कि मैं उस लड़के को जानता हूं, वो लड़का बड़ा ही दयालु है। अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सा कॉमन है, द बॉय। इधर भी क्या है, द बॉय। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में द बॉय ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका असर जिस पर आता वही होता है कर्म, वही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं जानता हूं, अब जानता हूं तो किसे जानता हूं या क्या जानता हूं, क्या और किसे का जो उत्तर मिला वो क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो मैं जानता हूं एक लड़के को। अब ऑब्जेक्ट के बारे में अगले सेंटेंस में बोला गया है। देखिए पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में अगर नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ कहा जाता है तो यहीं पर रिलेशन प्रकट होगा। देखिए इस सेंटेंस में आई नो द बॉय, यहां सब्जेक्ट आए हो गया जो कि प्रोनाउन है, और द बॉय आपका क्या हो गया, नाउन है, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए यहां पर आपकी वर्ब क्या है, इज, तो इज का सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। लेकिन दोनों कॉमन हो गए। अब दोनों कॉमन हो गए तो ग्रामर में क्या होता है, इसको बहुत बुरा माना जाता है। मतलब हर वर्ड को बार बार रिपीट करना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है ना। तो इसके लिए स्मार्ट विधि लाई जाती है। जैसे भी आप बोलो कि राम मेरा दोस्त है, ठीक है, राम मेरा दोस्त है, राम पढ़ने में बड़ा अच्छा है, राम स्कूल में रोज आता है, रेगुलर रहता है, राम 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 करेंगे तो कैसे लगेगा, राम भजने से थोड़ी काम बनेगा। आप उसकी जगह क्या, एक बार हम सेंटेंस में लिख देते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, एक बार सेंटेंस में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, अंजलि इज माई फ्रेंड, सुल्तान भाई इज माई फ्रेंड, शिवम इज माई फ्रेंड, भानु इज माई फ्रेंड, गौरव इज माई फ्रेंड, गीता इज माई ओल्ड फ्रेंड, महिमा इज माई फ्रेंड, आशिक इज माई फ्रेंड, सौम्या इज माई फ्रेंड, सीनियर सौम्या इज माई फ्रेंड, एंड साक्षी पांडे इज माई फ्रेंड। बहुत सारे लोग हैं, किसका किसका नाम लिया जाए। तो एक बार मैंने नाम ले लिया कि राम इज माई फ्रेंड, अब दोबारा फिर नाम बोलना नहीं अच्छा माना जाता। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बिल्कुल गलत है, ग्रामर अलाउ नहीं करता। अब उसकी जगह क्या लेंगे हम, ईट थोड़ी लेंगे, ईट तो लगेगा निर्जीव के लिए ना। कोई निर्जीव है, कोई छोटा जानवर पेड़ पौधा, उसके लिए ईट का यूज किया जाता है। यस, ही करेंगे उसको हम। राम मेरा दोस्त है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये नहीं कि राम मेरा दोस्त है राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, बार बार राम नहीं कर सकते। तो वैसे यहां पर है, आपने एक बार बोला आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, लड़का बहुत ही काइंड है। तो अब इसकी जगह पर, मतलब दोबारा रिपीट ना हो सेंटेंस, उसकी जगह हम क्या लगा दें, समझ लो कि इसका सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि जब रिपीट हो गया दो वर्ड बराबर तो ये वाला तो रहेगा। क्योंकि यहां पर परिचय पहली बार बॉय की होनी है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं।
दोबारा लड़का नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम बॉय के बारे में कहने जा रहे हैं। अब बॉय के बारे में कहने जा रहे हैं, द बॉय इज वेरी काइंड, लड़का बहुत ही दयालु है। तो यहीं पर आपको एक ऐसा वर्ड लाना चाहिए ताकि ये रिपीटेड वर्ड ना लगे, इसकी जगह पर एक बढ़िया सा वर्ड लाकर रख दो, कोई इसका रिश्तेदार लाकर रख दो। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिश्तेदार वाले प्रोनाउन, ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, ध्यान देना, जब वर्ब के पहले, दूसरे सेंटेंस में वर्ब के पहले अगर कोई रिपीट हुआ सेंटेंस, देखो ये देख रहे हैं ना, पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ये वर्ब के पहले है कि वर्ब के बाद में है? दूसरे सेंटेंस में वर्ब के ठीक पहले है, वर्ब के ठीक पहले। तो वर्ब के ठीक पहले है तो ये क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट जब होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में होता है तो क्या लगाते हैं? हु, जिसका मतलब होता है जो या जिसने, ठीक है। देखिए, आई नो द बॉय हु इज वेरी काइंड, जो कि बहुत ही दयालु है, बड़ा ही उदार है। तो आई नो द बॉय हु इज वेरी काइंड। अब आपको ये ध्यान देना था, मैंने क्या बोला था गीता से कि गीता तुमने सेंटेंस तो किया लेकिन तुम बता नहीं पाई कि रूल क्या है, किस रूल के अंतर्गत तुमने विच लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, विच तुम बता नहीं पाई। आज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, कोई ऐसा नहीं बचेगा जो ना समझ पाएगा। और बड़ा ही करारा, बड़ा ही धाकड़ समझिए टॉपिक है, बहुत बार लोग इसमें फेल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक से समझिएगा। देखिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु इज वेरी काइंड, जो बहुत ही दयालु है, तो यहां पर हु लगेगा। अब यहीं पर अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, इधर देखो ध्यान से, ये अगर वर्ब के बाद में आता है, अगर वर्ब के बाद में आता है तो फिर क्या होगा? हम संबंध प्रकट करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हुम लगेगा। सेंस से समझिए। देखे, आई नो द बॉय, यहां पर एक सेंटेंस था, देखिए, आई नो द बॉय इज वेरी काइंड। तो हमने क्या किया? आई नो द बॉय हु इज वेरी काइंड, क्योंकि यहां पर संबंध द बॉय किससे है? पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, आई नो द बॉय, सेम सेंटेंस है लेकिन बहुत अंतर है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई मेट द बॉय ऑन संडे। अब देखिए, द बॉय इधर भी है, कॉमन है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? द बॉय। दूसरे सेंटेंस में द बॉय कॉमन, लेकिन सेंटेंस हमारा अलग है। पहला सेंटेंस था आई नो द बॉय इज वेरी काइंड। अब दूसरे में क्या है? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब ये लड़का देखो कहां आया है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। पहले सेंटेंस में क्या था? इस वाले में सब्जेक्ट के पहले आया था। अब इधर क्या है? ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप में आया हुआ है। तो जब हमारा जो कॉमन, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। आई नो द बॉय, बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये अगले सेंटेंस में वर्ब के बाद आया हुआ है। तो ये वर्ब के बाद में आया हुआ है, तो देखिए माने क्या निकल रहा है इसका मीनिंग? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई मेट द बॉय, मैं मिला। आई मेट मीन्स मैं मिला, द बॉय माने लड़के से, ऑन संडे माने रविवार को। तो क्या करेंगे? यहां पर क्या लगेगा? यहीं बीच में लगेगा, देख लो, यहां पर नहीं लगेगा। जैसे यहां पर द बॉय की जगह आपने हु लगाया, तो यहां द बॉय की जगह यहां पर हुम नहीं लगा सकते। इस द बॉय को आपको लेकर आना कहां पर है? यहां पर। ध्यान दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन कहां लगता है? वो जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक उसके बगल चिपक करके बैठ जाता है, सीट एकदम लगा के। समझ में आया? आप यहां नहीं लगाएंगे। आपने बॉय के बारे में विशेषता बताई तो बॉय के बगल में ही हु लगेगा, बॉय के बगल में ही हुम लगेगा, और इसी के बगल में अगर कोई जानवर आ गया, कोई वस्तु आ गई, कोई एक्शन आ गया तो विच लगेगा। समझ में आपको आ रहा है? इसी के बगल लगेगा, यहां नहीं लगेगा कि यहां हुम लगेगा। आई नो द बॉय, मैं बॉय को जानता हूं। अब बॉय की विशेषता ही तो आप बता रहे हैं, तो आई नो द बॉय, उसके बाद में होगा हुम। ये द बॉय यहां से कटिंग, ये कटिंग, और यहां पर बैटिंग, ठीक है। तो आई नो द बॉय, मैं बॉय को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब यहां पर होगा हुम, जिसे या जिससे। हुम माने जिसे, जिससे, जिसको, तीन मतलब होता है। ए से को, नानी काकी, जो मैंने सूत्र बताया था। तो यहां पर होगा हुम माने जिसे, आई माने मैं, मेट माने मिला था, जिससे मैं मिला था ऑन संडे। अब यहां पर द बॉय गायब हो, ठीक, ये आ गया कहां पर? यहां। क्यों? क्योंकि बॉय की विशेषता बताना है, मैं उसकी विशेषता, क्वालिटी बतानी, तो इसके बगल में ही लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट होगा तो भी बगल में रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो भी बगल में ही आएगा। आई नो द बॉय हु इज वेरी काइंड, और आई नो द बॉय हुम आई मेट ऑन संडे। आ गया समझ में आपको?
अब एक बड़ा तगड़ा चीज और बता रहा हूं आपको, कभी कभी क्या होता है ना, हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन ना, रिलेटिव प्रोनाउन में जहां पर आपका ये जो हु आया ना, हु ना हो, अगर ऑब्जेक्ट है हुम लगाए हो तो विदाउट हुम के भी सेंटेंस को अच्छा माना जाता। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं ना। सब लोग ध्यान दे दीजिए, हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन, अगर एक वर्ड में कोई विशेषता बतानी है तो नाउन के पहले जाता है और पीछे दोनों बार जाता है। ठीक है, ये होता है। और अगर एक से अधिक शब्दों में विशेषता बतानी हो तो वो पीछे लगता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पीछे लगता है। जैसे मैं बताऊं, आई सा ए लेडी, मैंने एक महिला को देखा, ठीक है, हु वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। अरे यार जोर से बोला करो, आई सा अ लेडी हु वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। अब उसमें हु खत्म, क्यों? यहां देखो हु, यहां नहीं लगा सकते आप ऐसा, हु काट दो तो क्या बचा, वॉकिंग ऑन द रोड। अब ऐसे भी बोला जा सकता, लिखा जा सकता, करेक्ट माना जाता है, आई सा ए लेडी वॉकिंग ऑन द रोड, उसमें से हु गायब। यानी जब एक्शन वर्ब होगी, जब एक्शन होगा ना हु के साथ में, तो हु आप ना रखो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हु हुम विच, इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन कब हटा सकते हैं, जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ना हो। यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, द बॉय इज वेरी काइंड, लड़का बहुत ही दयालु है, तो लड़के की विशेषता है को दयालु है, उसकी स्टेट बताई जा रही है, उसकी दशा बताई जा रही है ना, उसकी स्थिति बताई जा रही है, लड़का बड़ा ही दयालु है, लड़का बड़ा बीमार है, लड़का अमीर है, गरीब है, टेढ़ा मेढ़ा, काला पीला, लंबा चौड़ा, मोटा तगड़ा, क्या समझे? ये स्टैटिक है, उसकी दशा बता रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा। और यहां पर देखिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के से मिला, आई मेट द बॉय। ठीक है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, और आई मेट द बॉय, मेट देखो मैं मिला, अब यहां पर एक्शन कर दिया, एक्शन हो गया ना, चाहे वो सब्जेक्ट का एक्शन हो गया हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का एक्शन हो गया हो, चाहे सब्जेक्ट एक्शन करेगा उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, या ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए द बॉय है वो एक्शन कर जाएगा, तो क्या होगा, हम चाहेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं, ओमिट, OMIT, ओमिट माने निकाल देना। जैसे कोई कोर्स में आपका किताब में कोई लेसन होता ना, तो बोलते भाई इस बार सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये 2 लेसन ओमिट कर दिया है, OMIT मतलब उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, कोर्स में नहीं है, तो क्या होता है ओमिट, OMIT। तो यहां से चाहे तो हम ओमिट कर सकते हैं, ना लगाए तो भी सही माना जाएगा। अगर सब्जेक्ट एक्शन करेगा या ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और चाहे तो लगाए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला, आई सा ए लेडी, मैंने लेडी को देखा, हु वाज वॉकिंग ऑन द रोड, जो रोड पर टहल रही थी। अब चाहे तो हु हटा दे, क्योंकि लेडी ने एक्शन कर दिया ना, एक्शन है तो हु हटा सकते हैं। आई सा ए लेडी वॉकिंग ऑन द रोड, आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन, ही वॉज कैरिंग ए लोड ऑफ लॉग्स, लकड़ी का जो लॉग से लट्ठा है ना, उसको ढो रहा था वो सर पर। तो आई सा एन ओल्ड मैन हु वॉज कैरिंग, ठीक है, लॉग्स ऑन हिज हेड। अब इसमें क्या करेंगे, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है, ही वॉज कैरिंग, अब ही वॉज कैरिंग, ठीक है, चाहे ही वॉज कैरिंग चाहे हु वॉज कैरिंग, एक्शन कर रहा है ना, वो ढो रहा है। अब क्या करेंगे, हु लगा सकते हो, चाहे तो हटा सकते हो, क्या बचेगा, आई सा एन ओल्ड मैन कैरिंग ए लोड ऑन द हेड, ऐसा, कैरिंग ए लोड ऑफ लॉग्स ऑन द हेड। समझ गए ना? एक से अधिक हमारा सब्जेक्ट या वर्ब की विशेषता है तो पीछे लगता है, उसी के पीछे लगा देंगे। अगर एक वर्ड में है तो आगे लगाएं, कैसे, जैसे देखिए, आई सा ए ब्लाइंड मैन, ऐसे कर लो, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड। अब दोनों को एक में मर्ज करो, दोनों सेंटेंस, आई सा ए ब्लाइंड मैन, हो गया ना। एक वर्ड में विशेषता थी ब्लाइंड के, मैन की, मैन की विशेषता, मैन की क्वालिटी क्या थी एक वर्ड में, तो मैन के पहले ले आए तो क्या हो गया, ब्लाइंड। आई सा ए मैन ही वॉज ब्लाइंड, तो आई सा ए ब्लाइंड मैन। अब मैन की विशेषता एक वर्ड में है, आई सा ए मैन
ही वॉज इंजर्ड, घायल था, तो क्या बोलेंगे? आई सा एन इंजर्ड मैन, आई सा ए सोल्जर, ही वॉज वुंडेड, वो घायल था, तो क्या हो जाएगा? हाँ, आई सा ए वुंडेड सोल्जर, यानी जो विशेषता है ना उसकी, वुंडेड घायल, वो सोल्जर के पहले आ गया, सैनिक के नाउन के ठीक पहले लग गया। तो एक वर्ड में विशेषता अगर होती है, एडजेक्टिव जो आप पढ़ते हैं वो नाउन के पहले लगेगा, और एक से अधिक शब्द में अगर हो गया विशेषता तो उसके पीछे लगेगा, बाद में लगेगा। जैसे आई सा एंड ओल्ड लेडी हु वाज वॉकिंग ऑन द रोड, अब हु काट देंगे, हु वाज, ठीक है। बाकी क्या बचा? वॉकिंग ऑन द रोड, ये पार्टिसिपल का रूल है, जिसमें करके या हुए उसका अर्थ निकलेगा, हुए या करके अर्थ निकलेगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट रूप में हमारा हु था वो कट गया, और सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज कट गई। अब बचा क्या आपका? जो कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब में आईएनजी लगाए थे आप, हु वाज वॉकिंग ऑन द रोड, केवल बचेगा वॉकिंग ऑन द रोड। आई सा एन ओल्ड लेडी, मैंने वृद्ध महिला को देखा, अब लेडी के ठीक बगल में लगेगी उसकी विशेषता, क्योंकि एक शब्द से ज्यादा है, वॉकिंग ऑन द रोड। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, देखिए ध्यान से, क्योंकि आप लोग वहां पर मिस हो गए थे। अब देखिए, इतना समझ में आ गया ना कि जो ये विशेषता के लिए लगता है उसका संबंध बताता है, या तो उसकी दशा बताएगा या तो उसका कोई एक्शन बताएगा। तो यहां देखिए, आई नो द बॉय, आई मेट द बॉय ऑन संडे, तो आई नो द बॉय, मैं एक लड़के से मिला या मैं उस लड़के से मिला। आई नो द बॉय का मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं एक्चुअली, है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब यहां पर बॉय के बगल में ही लगेगा, चाहे हु लगाओ चाहे हुम लगाओ। तो यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बॉय कहां आया? ऑब्जेक्ट जगह पर, तो क्या लगेगा? हुम लगेगा, हु नहीं लगेगा, ठीक है, यहां लगेगा हुम। हुम आई मेट, जिससे मैं मिला, ऑन संडे, संडे को, ठीक है। तो अब चाहे तो हुम हटा भी सकते हैं, हुम हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, आई नो द बॉय आई मेट ऑन संडे, मैं उस लड़के से मिला, मैं उस लड़के को जानता हूं जिससे मैं संडे को मुलाकात किया। लेकिन हमें यहां पर हटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं ना। जब लगेगा तो क्या लगेगा? हु लगेगा कि विच लगेगा कि हुम लगेगा कि दैट लगेगा? दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, है ना, क्या लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बारे में विशेषता बतानी हो और सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा हो तो हु लगेगा, यही ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा हो तो हुम लगेगा। अब अगला देखिए, नीचे आते हैं, दे हैव अ टॉर्च, ऐसा, दे हैव अ टॉर्च, दे हैव अ टॉर्च, उनके पास में एक टॉर्च है। दे हैव अ टॉर्च, उनके पास एक टॉर्च है। द टॉर्च इज मेड इन इंडिया, टॉर्च कहां बनी है? भारत में बनी है। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया आपका दे, उसके बाद में मेन वर्ब हो गई हैव, दे हैव, उसके बाद अ टॉर्च, उनके पास एक टॉर्च है। अब इसी टॉर्च की विशेषता आगे बता रहा, देखो ये यहां पर वर्ब क्या है दूसरे सेंटेंस में? इज, इज के पहले क्या है? द टॉर्च, यानी यहां सब्जेक्ट रूप में टॉर्च है। अब सब्जेक्ट रूप में है तो क्या लगाएंगे? हु की, हुम की, व्हिच, यस, व्हिच लगाएंगे, ठीक है ना। चाहे तुम दैट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इंसान और मनुष्य यानी कोई वस्तु हो कोई मानव हो, अगर दोनों सेंटेंस में आते हैं तो दोनों के लिए दैट लगाएंगे, और मान लो अकेला अकेला आता है तो भी दैट लग सकता है। अब कॉन्सेप्ट समझो कि किसी सेंटेंस में अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु की विशेषता आगे बताई गई है, ठीक है, उसके बारे में रिलेशन बताया जा रहा है कि वस्तु कैसी है, उसके बारे में कुछ वर्णन आप कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखिए, दे हैव ए टॉर्च, उनके पास एक टॉर्च है, और द टॉर्च इज मेड इन इंडिया, टॉर्च भारत में बनी हुई है ना, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो अब यहां पर क्या है? क्या लगेगा? विच लगे, क्यों? क्योंकि विच लगता है वस्तु के लिए, है। विच कहां कहां लगता, मैंने बोला था, थिंग्स, चीजों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, और एक्शन, कोई कार्य के लिए, ठीक है। तो यहां पर टॉर्च है तो हम चाहे तो विच लगाएंगे, चाहे तो दैट का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम राइट रहेगा, ठीक है। यहां दैट लगा सकते हैं। अभी दैट का एकदम लास्ट में देखिए, एकदम क्लियर करके बताएंगे बढ़िया कायदे से। यहां पर पहले देखिए ढंग से, तो यहां हो जाएगा विच, ये टॉर्च कट गई है, यहां पर क्या हो गया? विच। तो क्या हो गया सेंटेंस? दे हैव अ टॉर्च विच इज मेड इन इंडिया, जो भारत में बनी हुई है। ये विशेषता लगती है तब होता है ऐसा। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, राज हैज द शूज, राज के पास में जूते हैं।
राज के पास में जूते हैं, तो राज हैज द शूज, राज के पास में जूते हैं। आई बॉट द शूज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, आई बॉट द शूज, राज ने नहीं खरीदा, राज के पास जूते हैं, और मैंने क्या खरीद लिया, मैंने मार्केट से खरीद लिया, तो वही जूते नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाई द सेम शू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन द सेंस, समझ गए ना, वो जूते मैंने नहीं खरीदे, मैंने कोई और जूता खरीद लिया, उसी के जैसा जूता खरीद लिया। तो यहां क्या है, राज हैज द शूज, राज के पास जूते हैं, और आई बॉट द शूज फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से जूते खरीदे। तो यहां पर कौन सा जूता है, इसी जूते की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले जूते की बात कर रहा हूं, ये राज हैज द शूज, मतलब यही इसी टाइप का एक जूता मैंने मार्केट से खरीदा, ठीक है, इसका जूता नहीं खरीदा। नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हम समझ सकते हैं कि राज के पास जूता था और मैंने उससे ही जूता खरीद लिया, ठीक है, उसी कैटेगरी का सेम है, तो वहां पर जाएगा। देखो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में बॉट वर्ब हो गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया क्या, द शूज। तो अब क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में अगर दूसरे सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर होता है तो, यानी पहले सेंटेंस में आया हुआ ऑब्जेक्ट हमें अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में मिलता है, तो क्या लगेगा, देख लो, व्यक्ति है तो हुम लगेगा, और वस्तु है तो विच लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टेंशन फ्री, विच लगेगा। तो ये विच कहां लगेगा, उसी जगह पर लगेगा कि यहां लगेगा, पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट के बगल में लगेगा। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर तो भी लगेगा बगल में ही, ऑब्जेक्ट जगह पर है तो भी बगल में लगेगा। तो ये हो जाएगा राज हैज द शूज विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यहां से द शूज फिनिश्ड, समझ में आ गया। इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चक्कर, यहां पर आपने हु और हुम का समझ लिया, यहां पर विच का दोनों जगह पर समझा, जब सब्जेक्ट रूप में होगा तो भी विच लगेगा और ऑब्जेक्ट रूप में होगा तो भी विच लगेगा। अब आगे देखते हैं, देयर आर द हॉर्सेज एंड द मैन, देयर आर द हॉर्सेज घोड़े हैं, देयर आर द हॉर्सेज घोड़े हैं, एंड द मैन यानी एंड देयर आर द मैन, ऐसा कह सकते हैं, है ना, घोड़े हैं और आदमी है, घोड़े हैं और आदमी है। मानो कहीं पर है, किसी जगह पर जानवर है, मानो पानी बरस रहा है, वहां पर कोई आदमी ठहरने के लिए आ गया, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, या वहीं वो रहता है, मान लो बड़े बड़े शहर में क्या होता है, तमाम जगह पर लोग एडजस्ट कर लेते, रह लेते हैं, घर नहीं पाते तो ऐसे ही रह लेते हैं। चलिए, तो देयर आर द हॉर्सेज एंड द मैन। अब यहां पर देखिए दो जो है अलग अलग हमारे चीजों के बारे में बात हो रही है, एक में हो रही जानवर के बारे में, ये देखिए देयर आर द हॉर्सेज, और दूसरा एंड द मैन। अब यहां पर हॉर्स भी है और मैन भी है, ये ध्यान दीजिए। क्लास में आपको याद रखना है, मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया था ना पहले भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था जो आज क्लियर हो रहा है। धाकड़ है एकदम, बिल्कुल नंबर 1 की क्लास है, ध्यान दीजिए, कायदे समझिए। ये हमने क्लियर नहीं किया था दैट कहां लगता है, पता नहीं क्यों नहीं क्लियर किया था, लेकिन ये नहीं, ऐसे नहीं क्लियर किया था, देख लो आप। तो देयर आर द हॉर्सेज एंड द मैन। अब यहां पर देखो घोड़ा भी है और आदमी भी है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, दैट कहां लगता है, बोथ, दोनों जगह पर, जहां पर आदमी हो और जानवर हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई हरा नहीं सकता आपको, ये देख लेना, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है हमारा ना, उसमें पक्का आपको पता लगे दैट कहां लगता है, क्योंकि कहीं कहीं आप लोग समझ नहीं पाते थे कि दैट कहां लगेगा। एक तो नाउन क्लास में लगता है ना, दैट द सनराइज इन द ईस्ट इज नोन टू मी, की सूरज पूरब से निकलता मुझे मालूम है, वो दैट अलग है, नाउन क्लास वाला, ठीक है। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूं। अब देखिए, देयर आर द हॉर्सेज एंड द मैन, फिर वही मिलेगा आपको, आगे देखिए, द हॉर्सेज एंड द मैन, ये लो, द हॉर्सेज एंड द मैन लिव्ड इन अ हट, कहां रहते थे, झोपड़ी में। तो यहां मैंने लिखा आर, इसको कर देते हैं यार पास्ट में, नहीं तो वो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो मामला गड़बड़। इसको हम करते हैं वर्ब, देयर वर द हॉर्सेज एंड द मैन। देखिए, देयर वर द हॉर्सेज एंड द मैन, आदमी और घोड़े थे, द हॉर्सेज एंड द मैन लिव्ड इन अ हट, आदमी और घोड़े कहाँ रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। अब यहाँ पर दोनों है तो दोनों के लिए हम लोग दैट लगाएंगे, क्या हो जाएगा वहां पर, देयर वर द हॉर्सेज एंड द मैन दैट लिव्ड इन अ हट, तो दोनों आ गए, तो क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे, क्योंकि उसमें आदमी भी आ गया और घोड़े भी आ गए, दो अलग अलग वस्तुएं आ जाएंगी तो दैट लगाएंगे। और मान लीजिए अलग अलग है तो भी आप दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आखिरी देखिए बचा हुआ, आप ध्यान दो पहले इसमें क्या गलती है, देखिए
आई एम सर्चिंग फॉर समबडी, मैं किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं, विच कैन ऑब्जर्व माई एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी को देख सके, जो मेरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सके। तो यहां पर क्या गलती है, क्या लगाया मैंने, देखिए आई एम सर्चिंग फॉर समबडी, मैं किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं, विच कैन ऑब्जर्व माई एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी को देख सके, ऑब्जर्व कर सके, निरीक्षण कर सके। तो क्या गलती यहां पर है, हाँ क्या गलती है, हाँ जोर से बोलिए, विच नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा वहां पर, हु लगेगा, बिकॉज हेयर इज समबडी, है ना, कोई यहां पर मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है ना, तो इसलिए वहां पर हु लगेगा, विच नहीं लगेगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आज मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन रहा। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन कोई बात नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो नॉलेज के लिए मेरे ख्याल से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतरीन ढंग से समझाया है, पूरा बेस लेकर मैं चला हूं, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। आज के बाद रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच, दैट, इसका जो मिसकॉन्सेप्शन अगर किसी के अंदर में है, कोई डाउट है, तो वो नहीं होगा, आई थिंक सो। अच्छा लगा, वेरी गुड, चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं।